आज हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालिसिस लैब नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक आरएलसी सर्किट को एसी इनपुट देंगे और उसका रिस्पांस ऑब्जर्व करेंगे। इस लैब को करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये जान सके कि आरएलसी सर्किट में रेजिस्टर और कैपेसिटर इंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है, और सीरीज आरएलसी सर्किट में आप कैपेसिटर और इंडक्टर की कंबाइन रिएक्टेंस कैसे मेजर करते हैं, और आरएलसी सर्किट में इसकी इम्पीडेंस कर्व कैसे ड्रा करते हैं। और उसके बाद आप ये सीखेंगे कि जब आप वोल्टेज को चेंज करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज और करंट में क्या इफेक्ट आता है। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से आरएलसी सर्किट। इस लैब में हमारे पास बेसिकली 3 कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। जब हम इसे एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये तीनों डिफरेंटली बिहेव करते हैं। रेजिस्टर एज अ रेगुलर वायर की ही तरह रिएक्ट करता है, इसमें करंट और वोल्टेज का कोई फेस डिफरेंस नहीं आता। लेकिन जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करते हैं तो इन दोनों डिवाइसेस में 90 डिग्री का फेस शिफ्ट आता है, जबकि जो इंडक्टर है वो एज अ कॉइल रिएक्ट कर रहा होता है, तो उसमें हमारे पास जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग। अगर हम बात करें तो इस लैब में हमारे पास 3 कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। जब हम इन कंपोनेंट्स को एसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये तीनों डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। रेजिस्टर एज अ रेगुलर वायर की ही तरह एक्ट करता है, इसमें वोल्टेज और करंट का जो फ्लो होता है वो एज इट इज रहता है, इसमें कोई फेस शिफ्ट नहीं आता। जबकि इंडक्टर में हमारे पास वोल्टेज 90 डिग्री अहेड ऑफ करंट हो जाता है, और जो कैपेसिटर है उसमें हमारे पास वोल्टेज फॉल्स बिहाइंड द करंट विद एंगल ऑफ 90 डिग्री। फिर ये जो टाइम डिफरेंस है, ये टाइम डिफरेंस को हम फेस डिफरेंस कहते हैं, और ये डिपेंड करता है कि कंपोनेंट्स किस तरह हमने यूज किए हैं। और रिएक्टेंस जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। तो हमारे पास जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर की रिएक्टेंस जीरो होती है और रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है। इंडक्टर की रेजिस्टेंस जीरो होती है, रिएक्टेंस ओमेगा एल होती है। ओमेगा हमारे पास 2 पाई एफ होता है। और अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस में जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू है वही हमारे पास इम्पीडेंस की ही वैल्यू होगी, लेकिन इसमें कोई फेस शिफ्ट नहीं आता, तो इस वजह से हम आर एंगल 0 डिग्री लिखते हैं। और इंडक्टर के केस में हम ओमेगा एल विद द एंगल ऑफ पॉजिटिव 90 डिग्री। और अगर हम इसे जे की फॉर्म में लिखें तो जे के साथ भी हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं, यानी कि जेड ऑफ एल यानी कि इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर इक्वल टू जे ओमेगा एल। फिर हम जब बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में हमारे पास रेजिस्टेंस जो होती है वो 0 होती है, और रिएक्टेंस जो होती है वो -1/j1/ओमेगा सी होता है। या अगर हम इसे इन द फॉर्म ऑफ एओटा शो करें तो 1/j⍵c। या फिर हम इसे एंगल के साथ शो करें तो हमारे पास फिर इम्पीडेंस से जे जो है वो रिमूव हो जाता है और एंगल आ जाता है -90 डिग्री। -90 डिग्री इस वजह से करते हैं हम कि हमारे पास जो वोल्टेज है वो लैग हो रहे होते हैं, और जो इंडक्टर है उसमें पॉजिटिव इस वजह से यूज करते हैं कि हमारे पास करंट लीड कर रहा होता है, और करंट जो इंडक्टर में है वो लैग कर रहा होता है और वोल्टेज लीड कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम पॉजिटिव 90 रखते हैं, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज लीड कर रहे होते हैं। फिर हम अपना सर्किट देखते हैं कि आरएलसी सर्किट में हमने रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर आरएलसी इसी तरह ही हमने सीरीज में ऐड अप कर दिए, और उसके बाद हमने इसे एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो इसकी जो करंट की इक्वेशन होगी, क्योंकि करंट इन तीनों में से सेम फ्लो कर रहा है, तो करंट की इक्वेशन सेम रहेगी, आई एम साइन ओमेगा टी। लेकिन जब रेजिस्टर में से पास करेगा, रेजिस्टर में से पास करने के बाद इसमें करंट इंडक्टर में जब जाएगा तो इसमें फेस शिफ्ट आ जाएगा। जब ये कैपेसिटर में से पास करेगा तो फिर इसमें फेस शिफ्ट दोबारा से आ जाएगा। अगर हम इन तीनों कंपोनेंट्स की वेव्स की फेज़र ड्रॉ करें या इनका वेक्टर ड्रॉ करें, तो उसमें हमारे पास जो इंडक्टर
उसका फेज विद करंट फेज विद वोल्टेज है वो 90 डिग्री आ रहा है। और अगर हम रेजिस्टर का देखें तो रेजिस्टर का जो करंट है उसका एंगल रेजिस्टर के वोल्टेज के साथ 0 डिग्री है, क्योंकि इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आता। और इधर हमारे पास इंडक्टर के केस में करंट अपनी पोजीशन में रहेगा, लेकिन वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री आगे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब कि उसमें पॉजिटिव शिफ्ट आ जाएगा 90 डिग्री का। और जब हम बात करते हैं कैपेसिटर के केस में, तो कैपेसिटर के केस में जो करंट है वो एज इट इज रहेगा, लेकिन वोल्टेज जो है वो लैग कर जाएंगे विद एंगल ऑफ 90। सो इस वजह से हमने इसे डाउनवर्ड ड्रॉ किया है। जो अगर हम पॉजिटिव शिफ्ट देंगे या कैपेसिटर के केस में देखेंगे तो उसमें हमारे पास जो वेक्टर है वो अपवर्ड आएगा, यानी कि फर्स्ट और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट के इन बिटवीन आएगा। या फिर मोस्टली अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हमारे पास जो वेक्टर आ रहा होता है कैपेसिटर का, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और कैपेसिटर का जो इंडक्टर का वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, वोल्टेज वेक्टर। जैसे हम सिंपल डीसी के केस में करते हैं कि जो हमारे पास इनपुट सप्लाई वोल्टेज होते हैं वो रेजिस्टर के, इंडक्टर के और कैपेसिटर के सिंपली ऐड कर दें तो हमारे पास वोल्टेज ओवरऑल द सर्किट आ जाते हैं। लेकिन हमारे पास एसी के केस में थोड़ा सा ये डिफरेंस आता है कि हमारे पास इंडक्टर में फेज शिफ्ट आ जाता है और फिर कैपेसिटर में फेज शिफ्ट आ जाता है। तो दोनों में फेज शिफ्ट आने की वजह से हमारे पास जो ओवरऑल वोल्टेज हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं। तो फिर इस वजह से हम इसे डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम इस फेज डिफरेंस को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं सर्किट में। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं केवीएल। केवीएल हमारे पास इस सर्किट में इस तरह लगेगा, वी एस माइनस वी आर माइनस वी एल माइनस वी सी इक्वल टू 0। तो हमारे पास केवीएल की इक्वेशन आ गई। केवीएल की इक्वेशन में अब हमने इसे सिंप्लीफाई किया इन द फॉर्म ऑफ करंट और रेजिस्टेंस के, मतलब के ओहम्स लॉ यूज़ किया। तो वी एस तो एज इट इज़ रहा, वी आर जो है वो आई आर बन गया, वी एल हमारे पास एल इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बन गया, और जो वी सी है वो हमारे पास क्यू ओवर सी, मतलब चार्ज पर कूलम बन गया। सही है। फिर इसे हमने सिंप्लीफाई किया, वी एस को एक तरफ ले गए और आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू ओवर सी एक तरफ कर दिया। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट इक्वेशन है अपने इस सर्किट की। अगर हम फेजर डायग्राम देखें सीरीज आरएलसी सर्किट की, तो हमारे पास इंडक्टर के जो वोल्टेज हैं वो अपवर्ड होंगे वाई डायरेक्शन में अपवर्ड, और जो कैपेसिटर के वोल्टेज होंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे, और करंट एज इट इज़ एक्स एक्सिस के साथ होगा और रेजिस्टर के वोल्टेज भी एक्स एक्सिस के साथ होंगे। लेकिन जब हम इसका ओवरऑल कंबाइन इफेक्ट देखते हैं तो हमारे पास जो वोल्टेज और करंट का एंगल आ रहा होता है वो वी एस आ रहा होता है, वो फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और उसकी जब हम इक्वेशन निकालते हैं हम ये ज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास जो ओवरऑल इस नया जो वेक्टर आएगा, यानी कि जो हमारे पास ट्रायंगल बनेगी, उसका जो वेक्टर मैग्नीट्यूड होगा वो वी एल माइनस वी सी प्लस वी आर होगा। क्योंकि हमारे पास जब इन दो वेक्टर्स को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वी एल माइनस वी सी आता है। वी एल हम इंडक्टर के वोल्टेज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि इंडक्टर के वोल्टेज लीड कर रहे होते हैं और कैपेसिटर के वोल्टेज लैग कर रहे होते हैं। और फाइनली हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से वी एस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमने इस वोल्टेज ट्रायंगल से इक्वेशंस बनाई पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, और फिर हमने उसे सिंप्लीफाई कर दिया, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास फाइनल वी एस यानी कि सप्लाई वोल्टेज आ गई। अब हम इस इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, और मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए आई आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा एक इक्वेशन वी आर की लिख लेते हैं। फिर दोबारा वी एल को हम रिप्लेस करते हैं
आई एक्स एल साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इसके साथ, और वी सी को हम इस इक्वेशन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो हम आई आई वी आर इज इक्वल टू आई आर कर देते हैं, फिर हम वी एल को आई क्रॉस एल सिंपल ओम्स लॉ यूज़ करके ये सारी डेरिवेशन कर लेते हैं, और जो हमारे पास फाइनल आंसर आता है वो z इक्वल टू आर स्क्र प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्र आ जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आती है, इस एक्सप्रेशन को हम इम्पीडेंस ऑफ आरएलसी सर्किट कहते हैं। ठीक है, और ये मतलब पूरी डेरिवेशन वगैरह याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता हो कि आरएलसी सर्किट में इम्पीडेंस फाइंड करने का क्या फार्मूला है, ये आपके लिए लाजमी चीज़ है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास जो सर्किट का बिहेवियर है वो कैसा होगा अगर हमारे पास एक्स सी जो है, मतलब रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजिंग है, मतलब मोर देन रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर है, तो हमारे पास जो सर्किट का ओवरऑल बिहेवियर होगा वो कैपेसिटिव होगा। और अगर हमारे पास इंडक्टर की रिएक्टेंस ज़्यादा है कैपेसिटर से, तो हमारे पास ओवरऑल सर्किट का जो रिस्पॉन्स है वो हमारे पास इंडक्टिव होगा। लेकिन अगर इन दोनों की वैल्यूज़ एक्स एल और एक्स सी की वैल्यूज़ दोनों की इक्वल आ जाती हैं, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी, और उसका जो आउटपुट होगी उसको हम इस तरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम आउटपुट है उस फ्रीक्वेंसी पे, या उन कंपोनेंट्स की। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो जो एक्स एल और एक्स सी हैं उनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, तो उनकी वैल्यू चेंज होने से या तो ये सर्किट कैपेसिटिव बन जाएगा या इंडक्टिव बन जाएगा। फिर उसके बाद हम एंगल्स देखते हैं कि एंगल किस तरह फाइंड करते हैं। एंगल ये सिंपल हमने ट्रायंगल से फाइंड किए हैं, और इसका जो एंगल फाइंड करना है, मतलब कि जो रिजल्टेंट वेक्टर और बेस का यानी रेजिस्टेंस का जो एंगल बन रहा होगा वो हम tan थीटा से ही फाइंड करते हैं। tan थीटा जो होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय आर करते हैं, तो हमारे पास एंगल आ जाता है ट्रायंगल का या रिजल्टेंट वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू आर। तो अब हमारे पास हमारे पास जो एक्सरसाइज है या टास्क है स्लैब का, वो ये है कि हमने एक आरएलसी सर्किट बिल्ड करना है जिसमें हमारे पास कैपेसिटर की वैल्यू 33 माइक्रोफेरेड और इंडक्टर की वैल्यू 47 मिली हेनरी है, और रजिस्टर हमारे पास 27 ओम का है। हमने कैलकुलेट करना है सारी क्वांटिटीज़ को, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखनी है 500 हर्ट्ज़। ये हमने सर्किट बनाने के बाद ये लैब में कंपोनेंट्स से सॉल्व किया हार्डवेयर पे, और ये हमने सॉफ्टवेयर पे मल्टीसिम पे इसकी आउटपुट फाइंड की और कंपेयर किया कि जो हमारे पास हार्डवेयर में आ रही है वही सॉफ्टवेयर में आ रही है, और वही हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यूज़ भी हैं। तो उसके लिए हमने अपने सर्किट में पहले थ्योरेटिकल वैल्यूज़ डिटरमाइन की। हमने 7 VRMS इनपुट सप्लाई वोल्टेज दे दिए, फिर रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर सारों की वैल्यू एज इट इज़ सेलेक्ट की जिस तरह हमें क्वेश्चन में गिवन्स थी। फिर उसके बाद हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड की, इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड की, फिर हमने टोटल ओवरऑल इम्पीडेंस फाइंड की। उसके बाद हमने ओवरऑल जो करंट की वैल्यू है सर्किट में वो फाइंड की। फिर हमने रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड किए, कैपेसिटर के क्रॉस और इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लिए। ये सब करने के बाद हमने वी सप्लाई फाइंड किए और वी एल सी फाइंड कर लिया, और देन हमने एंगल थीटा फाइंड कर लिया। ये तो आगे हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यूज़ के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ हैं वो भी सेम आ रही हैं, या कि हमारे पास इन वैल्यूज़ से कोई फ्लक्चुएशन
एग्जिस्ट करती है। हमारे पास वी इन सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, इंडक्टर की वैल्यू, कैपेसिटर की वैल्यू सेम हमने ली, सप्लाई जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई की वो भी सेम थी, और जो हमने फाइंड किया टाइम पीरियड और उसके अलावा करंट, सारी वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हमने आखिर में इनका कंपैरिजन किया, तो हमने देखा कि ऑलमोस्ट हमारी जो वैल्यूज़ थी उनमें 10% का एरर था। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्टिवली जो हमारे पास कंपोनेंट्स की रेजिस्टेंस आ रही थी, कैपेसिटर और टोटल, और उसके बाद हमने उनके यूनिट्स मेंशन कर दिए। हमने कैपेसिटर रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज देखे कि हमारे पास कितने वोल्टेज आ रहे हैं और उसका एंगल क्या होगा। वोल्टेज का रेजिस्टर के केस में तो ज़ीरो एंगल होगा, और इंडक्टर के केस में एंगल 90 होगा, कैपेसिटर के केस में एंगल -90 होगा। तो ओवरऑल जो एंगल बन जाएगा हमारे पास वो 78.9 बन जाएगा। फिर हम देखते हैं करंट, ओवरऑल द सर्किट जो करंट है वो सेम रहेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, करंट का कोई फेज शिफ्ट नहीं आता। इम्पीडेंस की बात करते हैं तो इम्पीडेंस हमारे पास रेजिस्टर की रेजिस्टेंस सेम 27 ही जो हमने यूज़ की है वही आएगी, और ओवरऑल जो इसकी इम्पीडेंस ओवरऑल दी सर्किट निकलेगी वो 140.7 ओहम आएगी। ये हमारे पास मल्टी सिम का सर्किट है। हमने मल्टी सिम में इसे इस तरह डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के बाद हमारे पास सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट हो गए। उसके बाद हमने ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड, उसके बाद हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने इनके आंसर फाइंड आउट करके देने हैं। फिर हमने फेज़र वगैरह ड्रॉ करने हैं, रजिस्टर का फेज़र, सप्लाई वोल्टेज का फेज़र विद करंट, और इंडक्टर का फेज़र विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई वोल्टेज और करंट, और इस तरह कैपेसिटर का। और एट द एंड हमने कंक्लूजन दे दिया कि ओवरऑल हमने इस लैब में क्या सीखा, क्या किया।